हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक अच्छे बहुत ही बेहतरीन जावा डेवलपर बन सकते हो। क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है एक जावा डेवलपर बनने के लिए, और हमें अगर मैं फर्स्ट ईयर में हूँ तो किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है कि मुझे जावा डेवलपर बनना है तो किस तरीके से मैं स्टार्ट करूँ, कौन कौन से कॉन्सेप्ट मैं पढ़ूँ, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, वो सभी चीज़ें ये वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। और ये वीडियो के बाद आपको बहुत ही शानदार रोड मैप मिलने वाला है कि किस तरीके से किस कॉन्सेप्ट को मैं कितना ज़्यादा पढूं, जिसके थ्रू या क्या क्या चीज़ें मुझे पढ़ना चाहिए जिसके थ्रू मैं एक अच्छा जावा डेवलपर बन पा रहा हूँ, एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम कर पा रहा हूँ, और क्या वहाँ पे किस तरीके से काम होता है, वहाँ पे कितनी रिक्वायर्ड होती है जावा डेवलपर स्किल। सभी चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं। चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जब भी हम न्यू होते हैं कोई भी लैंग्वेज में, चाहे जावा हो या और कोई लैंग्वेज हो, तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होता है बेसिक से। हमें क्या करना है, सबसे पहले जावा के बेसिक्स पढ़ना है, जो हर लैंग्वेज के बेसिक होते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे फॉर लूप हो गया, वेरिएबल कैसे होता है, फाइनल कीवर्ड क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें जो जावा के अंदर होती है, सबसे पहले आपको वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। मेनली आपको लैंग्वेज के बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक डेफिनेशन वहाँ से स्टार्ट करना है। उसके बाद जब आप उतना पढ़ लेते हो, आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट पे जाना है। जब आप एडवांस कॉन्सेप्ट पे जाओगे तो वहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा, वो आपको पढ़ना है। आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, हर टाइप की चीज़ें आपको जावा में इम्प्लीमेंट करके देखना है। और ये सब जब करना है, जब पहले आप लॉजिक सीख गए हो, सबसे पहले आपको कोर जावा के बेसिक फंक्शंस, बेसिक डेफिनेशन, कैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं, कैसे दो नंबर ऐड होते हैं, कैसे इनटू डिवाइड होता है, इस तरीके से कैसे फॉर लूप से हम पैटर्न बनाते हैं। तो ये सब की जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे मूव कर जाना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जैसे मैंने आपको बता दिया है, आप इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, अलग अलग कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हो, उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उनको रियल लाइफ प्रॉब्लम उनके बारे में जान सकते हो कि रियल लाइफ प्रॉब्लम में कहाँ यूज़ होते हैं। ये सब होने के बाद अब बारी आती है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। अब आपका कॉन्सेप्ट एकदम सेट है, आपको जावा आती है, आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ लिया। अब बात आ गई है कि हम ऑप्टिमाइजेशन सीखे, तो अब आता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम इन जावा। आपको डीएसए लगाना है, जावा के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ना है। जैसे डीएसए के हमने भी लेक्चर बना रखे हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। ओके, तो आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ोगे डीएसए के कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, जैसे कि आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग हो गया, रिकर्शन हो गया, बैक ट्रैकिंग हो गया, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। ये सब आप जब पढ़ते हो तो आप एक बेहतर लेवल के प्रोग्रामर बनते हो, और आप बेहतर लेवल पे सोच पा रहे होंगे प्रॉब्लम के बारे में। कि आपको अगर एक कोई प्रॉब्लम दे, कि अगर कंपनी के अंदर आपको बोला जाए ये फीचर बनाना है और कुछ ऑप्टिमाइजेशन करना है, अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर आता होगा तो आप बहुत इजी वे में सोच पाओगे कि कैसे मैं इसको ऑप्टिमाइजेशन कर सकता हूँ। और अगर मैं वो नहीं भी सोच पा रहा हूँ, पर मुझे एक पता होगा तरीका कि यार ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को टैकल कैसे करते हैं, मतलब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम अगर आती है तो उसको सोचते कैसे, किस तरीके से उसका क्वेश्चन देख के हम थोड़ा बहुत सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं, कैसे हम अप्रोच लगाते हैं उसमें। ये सब आपको पता होने से आपके लिए बहुत इजी लाइफ हो जाती है जब आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आते हो। वहाँ पे डे टू डे लाइफ में आपको ऑप्टिमाइजेशन ये सब चीज़ें करना होता है, जहाँ पे इंटरनली डीएसए का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर आपको डीएसए आता होगा तो आप अच्छे से सोच पा रहे होगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो ये हो गई 3 चीज़ें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है कि भाई अकेली जावा लैंग्वेज और डीएसए से थोड़ी होने वाला है, हमें जाना होगा फ्रेमवर्क की तरफ। हमें क्या सीखना होगा, हमें स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग एमवीसी, ये सब के बारे में जानना होगा अगर आप जावा यूज़ कर रहे हो तो। क्योंकि मेनली कंपनीज यही पैटर्न में, यही फ्रेमवर्क पे काम करती है, यही फ्रेमवर्क पे कंपनीज के अंदर प्रोजेक्ट होते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है, जावा हर कंपनी में आपको मिल जाएगी, हर कंपनी में जावा का यूज़ होता है। तो बेसिकली ज़्यादातर कंपनी में, मेजॉरिटी ऑफ कंपनी में स्प्रिंग बूट यूज़ हो रहा होता है, अगर हम जावा की बात करें तो। ओके, तो अगर आप स्प्रिंग बूट सीखते हो तो बहुत अच्छा है, कंपनी में आपको काम आ रहा होगा। उसके बाद आप जेडीबीसी भी सीखिए, क्योंकि जेडीबीसी
स्प्रिंग फ्रेमवर्क से आप पहले सीखिए। जेडीबीसी में क्या होता है, जेडीबीसी में आप डेटाबेस कनेक्टिविटी सीखोगे, आप डेटाबेस के बारे में भी जानोगे कि भाई डेटाबेस कैसे काम करता है, डेटाबेस की क्वेरीज कैसी लिखी जाती है। तो ये सब भी जेडीबीसी का पार्ट है। स्प्रिंग के पहले आपको ये सब कवर करना है कि आपको पता हो कि भाई डेटाबेस कैसे काम करता है, डेटाबेस में क्वेरीज कैसे लिखते हैं, कैसे टेबल बनता है, कैसे स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का। अलग अलग डेटाबेस आप पढ़ सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो आप माई सीक्वल से। उसके बाद अगर नो सीक्वल पे जाना है तो आप कसेंड्रा पढ़ सकते हो। कसेंड्रा बहुत अच्छा डेटाबेस है, उसमें हर फंक्शनलिटी अवेलेबल है। अगर आपने कसेंड्रा पढ़ लिया तो लगभग आप सारे डेटाबेस की जो फंक्शनलिटी होती है आप सीख जाते हो नो सीक्वल डेटाबेस की। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो बेसिकली। ओके, जब आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क भी सीख जाओगे उसके बाद आता है भाई कि अब प्रोजेक्ट बनाना आपको चालू करना है विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क। आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करना है। तो प्रोजेक्ट आप जैसे जैसे बनाओगे, जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट में डेप्थ में घुसोगे, वैसे वैसे आप स्प्रिंग के इंटरनल कॉन्सेप्ट भी सीखते जाओगे। स्प्रिंग कैसे काम करता है वो भी सीख पाओगे। स्प्रिंग की लाइब्रेरीज़ के बारे में भी जान पाओगे कि स्प्रिंग के अंदर कौन कौन सी डिपेंडेंसी लगाने से क्या क्या चीज़ें होती है। ये सब कॉन्सेप्ट आप जान पाओगे। ओके, उसके बाद अगर आप अच्छा प्रोजेक्ट बनाते हो तो वो आपके प्लेसमेंट में भी काम आ रहा होगा, आपकी प्रैक्टिस में भी काम आ रहा होगा, उससे आप सीख भी रहे होंगे। थोड़ा बहुत आपको फ्रंट एंड भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपको फ्रंट एंड भी नेसेसरी होता है कि हल्का फुल्का मुझे फ्रंट एंड आए जिस पर मैं देख सकूँ कि भाई मैंने जो बनाया है वो बैक एंड की फंक्शनलिटी सही चल रही है नहीं चल रही है। या तो आप कोई दूसरे टाइप के प्रोजेक्ट बना रहे हो सिक्योरिटी रिलेटेड, तो जावा उस टाइप की चीज़ों में भी बहुत अच्छा है। पेमेंट रिलेटेड चीज़ें की प्रोजेक्ट बना रहे हो आप पेमेंट रिलेटेड डोमेन से, तो वो सब चीज़ों में भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। और उसके बाद आपको सीखना है रेस्टफुल वेब सर्विसेज, जिसमें आता है एपीआई। क्योंकि जैसे कि आपको पता है एपीआई से ही सब कॉलिंग होती है कंपनीज़ के अंदर। आप एक एपीआई से, चाहे वो ओला की हम एपीआई की बात करें, बुकिंग एपीआई की बात करें, booking.com की एपीआई की बात करें जिससे आप मूवी टिकट बुक करते हो। जब आप मूवी टिकट बुक करने जाते हो तो एपीआई कॉल होती है, वो अपना कुछ टास्क एग्जीक्यूट करती है और जब 200 रिस्पॉन्स आता है तो आपकी बुकिंग सक्सेसफुल हो जाती है। और इंटरनली भी एक एपीआई बहुत सारी एपीआई से कम्युनिकेट कर सकती है। तो आपको रेस्टफुल वेब सर्विस के बारे में जानना है कि जेसन क्या होता है, रेस्टफुल वेब सर्विस बनती कैसे है, स्प्रिंग के अंदर कैसे काम करती है, ये सब बना के भी आपको देखना होगा। एपीआई के डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना होगा। एपीआई के कोड्स होते हैं बहुत सारे कि भाई 200 का मतलब क्या है, 201 का मतलब क्या है, 202 मतलब क्या है, 400 का मतलब क्या है, 401 का मतलब क्या है, 207 का मतलब क्या है। ये सब चीज़ें वहाँ पे आपको पढ़ना होगा कि आपको रिस्पांस में क्या भेजना होता है एपीआई के। ओके, जिससे यूज़र समझता है कि ये किस तरीके का रिस्पांस है, क्या ये एरर दी है एपीआई ने या सक्सेसफुल रिस्पांस मिला है। ओके, ये सब चीज़ें भी आपको पढ़ना है। उसके बाद स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर ही आता है जे यूनिट। जब आप प्रोजेक्ट बना लेते हो तो आपको कुछ टेस्ट्स लिखना पड़ता है, टेस्ट लिखना पड़ता है मेनली। तो टेस्ट के अंदर हम स्प्रिंग के अंदर आता है जे यूनिट। उसकी हेल्प से हम लिखते हैं जो हमने फंक्शनलिटी बनाई है, देखते हैं कि सही वर्क कर रही है कि नहीं। तो वो सब टेस्ट हम लिखते हैं। और ये टेस्ट इसलिए भी काम आते हैं कि जैसे 4 डेवलपर है, कोई डेवलपर ने कुछ फंक्शनलिटी लिखी, उसके टेस्ट केसेस लिख दिया। अब नया डेवलपर को पता नहीं है कि भाई ये फंक्शनलिटी कैसे यूज़ करती है और वहाँ पे कुछ चेंजेस आ गए, तो जब वो चेंज करेगा वो कोड, तो वो कोड ब्रेक हो जाएगा, फटेगा वो कोड टेस्ट केसेस में। तो डेवलपर को ये पता चलेगा वहाँ पे कि ये फंक्शनलिटी को अगर मैं छेड़ता हूँ तो इससे 4 टेस्ट केसेस मेरे फट रहे हैं। तो वहाँ से उसको लॉजिक पता चलेगा कि भाई इसको ऐसे नहीं छेड़ सकते, पहले हमको इसके थ्रू दूसरी चीज़ें भी ठीक करना होगा, उसके बाद ही हम इसको छेड़ सकते हैं, इसको बदल सकते हैं। ठीक है, तो जे यूनिट मेनली इसलिए लिखे जाते हैं कि जब कोई दूसरा डेवलपर काम कर रहा हो जिसको वो चीज़ पता ना हो, तो वो जब उसमें कुछ चेंज करे तो कुछ ब्रेक ना हो, पहले ही उसको पता चल जाए कि यार ये टेस्ट केस फट रहा है, तो उसके हिसाब से वो चेंज करे। ओके, तो जे यूनिट मेनली इसलिए लिखे जाते हैं। और कंपनीज चाहती भी एक 90% कवरेज रहे हमारी एप्लीकेशन के अंदर, इसलिए भी मेनली जे यूनिट का यूज़ होता है। कंपनी चाहती है कि हमारा कोड बिल्कुल बेहतरीन हो, इसलिए भी हम लिखते हैं। तो आपको वो भी सीखना होगा कि जे यूनिट कैसे लिखते हैं। अगर आप ये सब सीखते हो तो कंपनी के अंदर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा काम करना। आपको पहले से सब कुछ आता होगा, बस आपको प्रोडक्शन लेवल का सेटअप देखना है, इंफ्रा देखना है, एंड उस स्केल की एप्लीकेशन को देखना है कि कितने लाइन ऑफ कोड ऑफ एप्लीकेशन होती है, एक एप्लीकेशन के अंदर कितने लाइन्स ऑफ कोड होता है। ओके, और लास्ट में आपको जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसको जावा के थ्रू आपको डिप्लॉय करके भी देखना है कि कोई भी सर्वर पे आप जाओ,
अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करके देखो। अगर आप ये सब करते हो तो आप एक अच्छे जावा डेवलपर या अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओगे, क्योंकि ये पूरी साइकिल जो मैंने आपको बताई वो पूरी साइकिल है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू डेटा स्ट्रक्चर, देन प्रोजेक्ट, देन फ्रेमवर्क, देन डेटाबेसेस। ये सब आप कुछ कर लेते हो तो यार जावा डेवलपर भी बन सकते हो। और जावा के अलावा अगर आप दूसरी कोई वहाँ पे लैंग्वेज यूज़ कर लोगे तो आप वो लैंग्वेज के डेवलपर भी बन सकते हो। बस आपको लैंग्वेज चेंज करना होगा, बाकी चीज़ें सेम टू सेम रहने वाली है। क्योंकि देखो डेटाबेसेस कभी चेंज नहीं होने वाले, चाहे आप क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप MySQL की जगह कैसेंड्रा यूज़ कर रहे होंगे, कैसेंड्रा की जगह पोस्टग्रेस यूज़ कर रहे होंगे, पोस्टग्रेस की जगह MongoDB यूज़ कर रहे होंगे। बट जब आप एक SQL और एक NoSQL डेटाबेस पढ़ लेते हो तो मेनली आपके लिए सब एक जैसा हो जाता है, आप कोई भी डेटाबेस यूज़ करो। फिर वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है सिस्टम डिज़ाइन की, हमें ये डेटाबेस क्यों यूज़ करना चाहिए या दूसरा डेटाबेस क्यों यूज़ करना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट आपके लिए अलग है, वो आप बाद में सीखिएगा। सबसे पहले आपको सीखना होगा कि भाई जावा लैंग्वेज कैसे चलती है, जावा में क्या क्या होता है, जावा की क्या क्या फंक्शनलिटी होती है, जावा में सिक्योरिटी कैसी होती है, जावा में स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या होती है, जावा में प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं, जावा में डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे होती है, डेटाबेस क्या होते हैं, डेटाबेस की लैंग्वेज क्या होती है। जब इतनी सब चीज़ें आप कवर कर लोगे तो आप पहले से ही मास्टर बन चुके हो जावा में। ओके, तो टेक केयर। वीडियो को यहीं एंड करते हैं हम। होपफुली मैंने सब कुछ आपको समझा दिया है। कोई डाउट्स है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आते हैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।